नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाजार में आज फिर से लाल निशान दिख रहा है और ये लगातार तीसरा दिन जब बाजार में थोड़ी कमजोरी का रुझान हमें बनता हुआ दिखा है। 20 डे मूविंग एवरेज पर सेंसेक्स नज़र आ रहा है। अगर हम सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे देख लें और सेंसेक्स का चार्ट अभी यहाँ विराजमान नहीं है, अभी लाते हैं, आ गया जी। तो बिल्कुल 20 डे मूविंग एवरेज पर सेंसेक्स आज सहारा लेता हुआ, सपोर्ट लेता हुआ, और निफ्टी का भी कुछ ऐसा ही हाल दिख रहा है। निफ्टी ने भी 20 डे मूविंग एवरेज से थोड़े नीचे जाने के बाद अंत में इसके ऊपर बंद होने का फैसला किया है। तो ये तो रही बाजार की कहानी, जहां पर रिकॉर्ड स्तरों को छूने के बाद हमें एक करेक्शन जैसा माहौल कुछ दिख रहा है। तो इसको कैसे समझा जाएगा उस पर बात करेंगे, लेकिन साथ में सुमेश, आज की जो बड़ी कहानी है वो सेंसेक्स और निफ्टी की नहीं बल्कि उससे ज़्यादा रुपए की है। और दूसरी तरफ चांदी भी फिर से नई चमक, नई कम उछल कूद दिखा रही है। सही बात है। इनफैक्ट रुपया का तो ऐसा लग रहा है कि आरबीआई ने उसको फ्री छोड़ दिया है फिलहाल, जहाँ तक मैनेज हो पाए। बिकॉज एक लिमिट के बियॉन्ड मुझे लग तो नहीं रहा कि आरबीआई का मैनेजमेंट चल रहा है 90 निकलने के बाद। बट फिर से वो लगेंगे, एक आधा रुपया डिप्रिशिएट होने के बाद फिर से वो मैनेजमेंट शुरू होगा। जैसा मेरी जो यही समझ है कि एट दिस जंक्चर, जब तक यूएस के साथ टैरिफ डील हो नहीं जाता है साइन, तब तक एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट देने के लिए करेंसी डिप्रिशिएशन थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। वैसे भी हम ऐसे समय में हैं जिस समय जो हमारा मेन इंपोर्ट बिल है वो ब्रेंट क्रूड का है, वो अभी कंट्रोल्ड है। तो अगर वो कंट्रोल्ड है तो थोड़ा सा रुपये को छूट दिया हुआ है और एक्सपोर्टर को उससे कुछ सपोर्ट मिल सके तो कुछ खराबी तो नहीं लगती है। मुझे इतना ही अभी समझ में आ रहा है, बाकी अगर कुछ और स्टोरी अनफोल्ड होगी तो समझने की कोशिश करते हैं। बट फिलहाल दैट इज़ व्हाट अभी तो यही लगता है रुपया का। जी, अब शेयर बाजार की चाल जो है, इस करेक्शन को आप कैसे देखेंगे? एक छोटा मोटा करेक्शन जो इसलिए आया क्योंकि आप यहाँ 25,300 से 26,300 तक की यात्रा आपने देख ली 1000 पॉइंट की, और कितने समय में? तो ये नवंबर महीने के अंदर अंदर वो यात्रा हो गई। तो क्या महीने भर में 1000 पॉइंट बढ़ गया इसलिए एक करेक्शन लाजमी था, या कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि अच्छा पिछले टॉप के पास एक बार ये अगर रुक रहा है तो इसको एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे भी देखा जाए और उसमें कहीं कोई डीपर करेक्शन की भी गुंजाइश खुलती है क्या, संभावना खुलती है क्या? जी मेरा तो वो समझ नहीं है। निफ्टी है ना? नहीं, निफ्टी जी। मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अभी तक तो चल रही है, तो जब तक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चले तो थियरी को चेंज नहीं करना चाहिए। 26,300 के आसपास का रेजिस्टेंस बैठता तो था और वो बैठ भी रहा है। अभी हुआ ये है कि जो मेरे लिए क्रेडिबल सपोर्ट आएगा ना, वो हो सकता है कि 25,600 से 500 के रेंज में आएगा। वो क्रेडिबल सपोर्ट आना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह का प्रॉफिट बुकिंग का पैरामीटर चेंज है, वो निफ्टी के लिए यही कहता है कि 26,300 निकले बगैर फ्रेश काम नहीं करना चाहिए, या 25,500 के पास थोड़ा चांस लेना चाहिए विद सम स्टॉप लॉस। ये थियरी कहती है। निगेटिविटी तो उतनी नहीं है। मुझे ये लगा था कि ये एक्सटेंशन ही है, बिकॉज कभी कभी डबल टॉप स्क्यूड जो बनता है वो धोखा दे देता है। धोखा एक्चुअली नहीं देता है, मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन पैरामीटर्स ऐसे थे कि एक बार में ये क्लियर होना भी नहीं चाहिए था। ये क्लियर जनवरी में ही होना चाहिए, जनवरी सेकेंड हाफ समझ लें, वहाँ से होना चाहिए। तो वही मेरा अभी तक एस्टिमेट है। दिसंबर मुझे वोलेटाइल रहने का एक्सपेक्टेशन था। 26,300 से 25,500 की तरफ करेक्शन हो भी जाता है, आई डोंट थिंक कुछ उसमें खराबी है, एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन है। और वहाँ पे एक बार इवैल्यूएट फिर से करेंगे तो 25,500 ले लें, या फिर 500 to 600 का रेंज ले लें, या 26,300 ले लें। ये दो के पहले फिलहाल नहीं चलेंगे। पॉसिबल है
कि जब हम सैटरडे को मिलें तो 26,300 को शायद हो सकता है कि 200 तक भी लेके आया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा 1-2 दिन का डेटा और चाहिए होगा। जी, तो ये तो हो गई निफ्टी की कहानी। अब इसके बाद अगर बाकी सूचकांकों पे निगाह डालें तो क्या हाल है मिड कैप, स्मॉल कैप का? तो कमज़ोरी वहाँ भी रही है, लेकिन मिड कैप में ज़्यादा कमज़ोरी रही है, स्मॉल कैप में भी उसी हिसाब से कमज़ोरी रही है। क्या ये सब अब एक बार को 50 डे मूविंग एवरेज वाला हिसाब-किताब लग रहा है क्या? उतनी पॉसिबिलिटी है मिड कैप की, क्योंकि एक क्लियर राउंडिंग डबल टॉप राउंडिंग स्ट्रक्चर का ये है। तो 50 डीएमए है, उसके पहले भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक जाए। बट 59,500 विथ 100 टू 100 पॉइंट डेविएशन की पॉसिबिलिटी रहेगी। मिड कैप का रियल रन फरवरी के पहले मुझे लगता तो नहीं है कि कोई रीज़न है। और फिर ये भी देखेंगे कि क्या सेंटर रैली बहुत बड़ी बनती है कि नहीं बनती है, वो वीकेंड वाले डेटा में समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक ये नया हाई, ये ऐसा स्ट्रक्चर है ना कि ये आपको लंबा रन देगा। मेरा तो अभी भी मानना है कि आपका ये मिड कैप इंडेक्स 1,05,000 से 10,000 के रेंज का है, कल का नहीं है। 2 से 3 साल का है, लेकिन मेरा वही मानना है। अभी ये थोड़ा करेक्शन पॉसिबल है। 59,500 के आसपास देखते हैं क्या बिहेवियर है, बट मेरे हिसाब से ये रनिंग करेक्शन है, इट विल पास थ्रू। ओके, और साथ में स्मॉल कैप, यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे 50 डीएमए की बात तो छोड़ दीजिए, अब वापस नज़र डालनी पड़ेगी 200 डे मूविंग एवरेज पे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ अलग चल रहा है बाकी निफ्टी या मिड कैप के मुकाबले। तो ये स्मॉल कैप जो है वो 200 मूविंग एवरेज जो है, 200 डे मूविंग एवरेज, ये लगभग 17,500 के आसपास ही बैठेगा। और उसके आसपास आपका ये पिछला बॉटम भी जो है अगस्त का, वो भी आता है, वो 17,200 के आसपास आता है। कहाँ रहेगी नज़र? देखिए राजीव जी, मिड कैप में ना, स्मॉल कैप, सॉरी सॉरी, स्मॉल कैप में ये एक बार ही जो रन देगा ना, तो रुकने वाला रन नहीं होता है इसमें, फोमो वाला रन होता है। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है ही नहीं मिड और स्मॉल कैप से। अभी मैं जो क्या कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। मेरा एस्टिमेट यही है कि वी आर एट द वर्ज ऑफ अ न्यू स्ट्रॉन्ग बुल रन। अभी का समय जो यूटिलाइज सबको करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ और जो मेरे क्लाइंट्स अगर सुन रहे हैं तो देख भी रहे होंगे, अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कीजिए, रिकैलिब्रेट कीजिए और आने वाले बुल रन के लिए रेडी कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक बार वो रन आ जाएगा फिर ये करने का मौका नहीं देगा और उस समय सिर्फ बैठ के मिठाई खाने का समय रहेगा। मैं जिस अंदाजे से चल रहा हूँ, आप स्मॉल कैप में आप ट्रेंड लाइन तो आप बहुत बड़े फैन हैं ट्रेंड लाइन के। एक हाई आप ले सकते हैं 19,716 का और दूसरा हाई ले सकते हैं आप 19,224 का। ये आप एक स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन बना के छोड़ दीजिए। हाँ, यही 2 वाला जो है ना, ये आपका वी शेप, जो आपकी जो वी वैली है, इसका ये ट्रेंड लाइन बना के छोड़ दीजिए। बिकॉज़ दिस टाइम अगर ये होता है क्लियर, देयर इज़ समथिंग बिग जो होगा। उसके पहले बहुत बड़ा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। वेट एंड वॉच में रहना है। अराउंड 17,500 विथ सम डेविएशन मे बी इवन अप टिल 17,000, ये सब सपोर्ट रेंजेस हैं इंडेक्स के, वो बन सकते हैं। बट हमको वेट करना चाहिए एक इस ट्रेंड लाइन यानी 18.5 के आसपास ये फाइनली कल्मिनेट होगा, जो कि अभी का लेटेस्ट आपका स्विंग हाई है। वो निकला तो आई थिंक दिस टाइम कमाल होगा। जी, तो एक बड़े कमाल के लिए रहना है तैयार, लेकिन फिर सवाल वही है कि रिकैलिब्रेशन करना है तो कैसे करना है, क्या करना है? अंततः तो बात वहीं जाकर टिकती है कि एक्शन पॉइंट्स क्या हैं? ठीक है, पहला तो ये कर रहा हूँ मैं कि मेरे सेक्टर्स मेरे ओवरऑल चेंज नहीं हो रहे हैं। तो मेरे सेक्टर्स में कैसे-कैसे चेंज हो रहे हैं ये बताता हूँ। ओवरऑल मेरे सेक्टर में
top maybe 4 priority sectors. तो BFSI still remains the priority. But within BFSI थोड़े चेंजेस हैं. Within BFSI चेंजेस ये हैं कि PSU बैंक्स थोड़े कुछ ज़्यादा स्क्यूड हो गए हैं. उसमें कुछ एक PSU बैंक्स को हटाना होगा और बहुत कम में रहना होगा. उसके जगह आपको प्राइवेट बैंक में और सेलेक्ट प्राइवेट बैंक में एलोकेशन करना होगा. थोड़ा सा में भी क्या कहते हैं उसको लॉपसाइडेड भी रख सकते हैं वो एलोकेशन को प्राइवेट बैंक की तरफ. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ये पहला होना चाहिए. दूसरा, जब मैं BFSI कह रहा हूँ तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सब कुछ आएगा इसमें आपको. तो फाइनेंशियल सर्विसेज में जब हम जाते हैं तो हम NBFC तो आ ही गया आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस में, और फाइनेंशियल सर्विसेज में आपके फिर इंश्योरेंस कंपनी जनरल एंड लाइफ, वहाँ पे वो भी आ जाएगा. एसेट मैनेजमेंट कंपनीज वो भी आ जाएंगे. मेरे हिसाब से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रन देंगे बट वो एक्सपेंसिव हैं, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है. लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा एट दिस जंक्चर लग रहा है एज अगेंस्ट जनरल इंश्योरेंस. तो जनरल पे थोड़ा स्कीवनेस ज़्यादा कर सकते हैं. लाइफ में रहिए, अगर लाइफ ने खरीदा हुआ है तो रहिए, लेकिन अगर फ्रेश बाइंग इनिशिएट करनी है तो जनरल थोड़ा बेटर माइलेज दे सकता है यहाँ से. ये आपको BFSI का रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा. कमिंग टू अगेन, कंजम्पशन अभी प्ले नहीं देगा. कंजम्पशन आपको बनाते रहना पड़ेगा धीरे धीरे. जैसे अभी क्या है कि BFSI से जहाँ जहाँ भी पैसा बटोर पा रहा हूँ बना बना के थोड़ा थोड़ा, उसको थोड़ा फ्लो बैक BFSI में थोड़ा अमाउंट और एक बड़ा अमाउंट कंजम्पशन रिटेल इसमें, क्योंकि नेक्स्ट फिनेंशियल का जो सेकेंड हाफ होगा वो कंजम्पशन रिटेल मे बी टू एन एक्सटेंट कैपिटल गुड्स इन सब का रिटर्न होना चाहिए. तो अगर आप अभी बना के बैठना धीरे धीरे शुरू करेंगे तो अचानक से आपको सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट फिनेंशियल कुछ बड़ा देखने को मिलेगा. फार्मा में भी मुझे लग रहा है, फार्मा एंड हेल्थ केयर में भी थोड़ा पोजीशन कर लीजिए, बिकॉज मुझे लग तो रहा है कि वहाँ पे भी वो सेक्टर का कुछ ना कुछ वहाँ पे अच्छा बन रहा है. फार्मा में एक नया लेक बनने की तैयारी है फार्मा की धीरे धीरे. फार्मा में भी आप चाहें तो उस इंडेक्स को निकाल के जैसा ट्रेंड लाइन हमने स्मॉल कैप पे बना लीजिएगा और आंसर वहीं पे मिल जाएगा कि फार्मा में क्यों बड़ा काम हो सकता है. एंड फार्मा जब मैं बात कर रहा हूँ तो फार्मा, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल सब की बात कर रहा हूँ. वहाँ पे भी सिचुएशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें बना सकते हैं. तो हो गया BFSI हो गया हमारा, कंजम्पशन रिटेल हो गया हमारा, फार्मा हो गया हमारा. थोड़ी रिपोजिशनिंग शुरू कर दीजिए थोड़ी थोड़ी कैपिटल गुड्स में, उसमें बनाते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहिए, नीचे जाए खरीदते रहिए. बिकॉज ये सब चीज़ आना चाहिए. कुछ अर्ली इंडिकेशंस हैं राजीव जी, जिस तरह से इस बारी का GDP डेटा आया और जिस तरह से कंजम्पशन का ग्रोथ दिखा, कुछ एक कंपनीज में ये इंडिकेशन है कि कंजम्पशन रिटर्न होना चाहिए नेक्स्ट फाइनेंशियल के सेकेंड हाफ से. बहुत बहुत ही अर्ली इंडिकेशंस मिल रहे हैं. यही सेक्टर में रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा और कुछ करने का लगता नहीं है. इतने में काम हो जाएगा. जी, तो इतने में काम हो जाएगा तो ठीक है. अब रुपए की थोड़ी बात तो हमने कर ही ली, लेकिन साथ में आज जो अच्छी चाल बनी है वो है चांदी में. तो चांदी में चांदी की जो चांदी हुई है उसको देखते हैं. $58.65 के आसपास का भाव इस समय आपको दिख रहा है, ज़बरदस्त है. और साथ में अगर आप MCX को देखें तो वहाँ भी अब ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी जल्दी 2 लाख की ओर भागने की तैयारी में चांदी है यहाँ भारतीय बाजार में. वो आप कह सकते हैं कि बात तो सही है, दिख तो ऐसा ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसा सिचुएशन है सोना और चांदी का. फाइनली जैसे सोना का 4,500 से 5,000 का रेंज है फाइनल वाला, 5,000 तक का एक्सटेंडेड, वैसे ही चांदी का मैं निकाल रहा था तो 65 से $70 का जा रहा है. तो उसके हिसाब से, चूंकि वो डॉलर में ही ट्रैक करना मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, बिकॉज अपने यहाँ तो थोड़ा रिस्क प्रीमियम चला जाता है. है तो काफ़ी, तो अभी इनका समय चल रहा है तो चलने देते हैं. इसमें एक और चीज़ को एड्रेस कर देता हूँ यहीं पे. कई बार मुझे क्वेश्चन आ रहा है
कि सोना और चांदी में इतना रन आ गया तो उसमें काम करना चाहिए। तो देखिए हर किसी का ना अपना-अपना तरीका होता है काम करने का। सोना और चांदी में आप एक टोटल एसेट का 5-7% एलोकेशन कर सकते हैं और रखना भी चाहिए, और ऐसा नहीं होगा कोई भारत का घर जिसमें 5-7% एसेट एलोकेशन सोना और चांदी में नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा भी सोना और चांदी, चांदी का तो नहीं पता, लेकिन सोना को प्ले करने के लिए मिलता है, स्टॉक्स में मिल सकता है काम। कैसे हो सकता है? बहुत सारे ऐसे लेंडर्स होते हैं ना, जो कि आपकी गोल्ड में फंडिंग उनकी ज़्यादा है, लेंडिंग उसमें ज़्यादा है, और उनके पास गोल्ड का स्टोर वैल्यू होता है। तो उससे भी उनको उतना ही फ़ायदा, एक प्रॉक्सी प्ले होता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉक्सी प्ले नहीं कर सकते हैं गोल्ड का। तो अब एक चीज़ है कि नज़र को ही भाता है जो कुछ चलता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का वो तरीका नहीं है, और मैं इस चीज़ से भी पार्शियली डिसएग्री करूँगा कि सोना खरीद के ही पैसा बन सकता है। सोना खरीदने की जगह नहीं है, उसकी जगह उतना 3-4-5% का एलोकेशन प्रॉक्सी स्टॉक्स में किया जा सकता है, और उससे भी बनता है, बिना नॉइज़ के पैसा बनता है। तो अभी है और आगे दम, चांदी में भी सोना में भी। 2030 तक का साइकिल होना चाहिए था, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि साइकिल कहीं 26-27 में ही इनका लग के खत्म ना हो जाए। जी, तो जैसा कई बार आप कहते हैं कि साइकिल्स बड़े छोटे होते जा रहे हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है क्या? लग तो रहा है, क्योंकि एक मैं कभी एस्टिमेट कर रहा था राजीव जी, तो एक समय था ना कि आपका गोल्ड, ये सब बुलियन, ये सब जो थे ना, ये आपके 15 से 25 साल के साइकिल में भी चलते थे। अब ये भी रियल एस्टेट की तरह 8 से 12 साल के साइकिल में आ गए हैं। रियल एस्टेट नॉर्मली 8 से 12 साल, एवरेज 10 साल के साइकिल में चलता है। ये भी मैं जी, देख रहा हूँ जिस तरह की यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, इनका भी साइकिल 8 से 12 साल का होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब जो हार्ड एसेट्स बोलते हैं। लेकिन जी, लेकिन अभी क्या जियोपॉलिटिकली आप कुछ ऐसा देख रहे हैं, जो अभी मतलब सतह पे नहीं है? क्योंकि हाँ। सोने की ये चाल इतनी तेज़ जो है, अभी ध्यान दीजिए पुतिन कल ही पहुँचेंगे यहाँ दिल्ली। क्या ये सोने की चाल जो है, जियोपॉलिटिक्स से लिंक्ड है पूरी तरह से? एक्चुअली ये तो यूएस ने ये रीसेट बटन दबवा दिया था जब रशिया यूक्रेन वॉर ट्रिगर हुआ था और उसको फुल यूएस सपोर्ट मिला था आर्म सप्लाई में यूक्रेन को। तब से ही ये ट्रिगर दब चुका है, जब से डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दिए गए रशिया के। ये चीज़ खत्म तो अब नहीं हो सकती है, लेकिन ये भी है कि आप यूएस से ट्रेजरी खींच नहीं सकते ना वापस। लेकिन आप जो इंक्रीमेंटल है, ऐसा नहीं है, देखिए चाइना है, जापान है, अब चाइना ये सब क्या है, कोरिया, ताइवान, मतलब जो भी समझे कि ट्रेड सरप्लस, जो एक्सपोर्ट लिंक्ड इकोनॉमीज हैं, उनके पास तो हर साल सरप्लस सरप्लस क्रिएट होगा और उसको इन्वेस्ट करना होगा। बट ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय यूएस मल्टीपल टाइम हो चुका है, तो एडिशनल जो रिजर्व क्रिएट होगा ना, वो न्यूट्रल जो एसेट क्लास होगा उस पे होगा। और गोल्ड पे तो यूएस क्या फ्रीज करने वाला है? गोल्ड अब अपने पास आप लेके रखिए, गोल्ड जिस फॉर्म में रखना है वो नहीं फ्रीज कर पाएगा। रिस्क एग्जिस्टिंग एसेट पे है, जिसको भी धीरे धीरे लोग खाली करेंगे, हो सकता है 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, आई डोंट नो, बट वो भी धीरे धीरे होगा, बिकॉज दिस इज मल्टीपल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आज की तारीख में यूएस पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए आपका ये गोल्ड एक समय तक तो चलेगा, बट एक समय के बाद मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ का ना एक वैल्यू होता है। डिमांड तो कहीं पे भी डिमांड ऐसा क्रिएट हो रहा है क्या ये, जिसके कारण इतना गोल्ड का प्राइस या सिल्वर का प्राइस चला जाए? नहीं हो रहा है। ये मेनली कहीं जमा किया जा रहा है सेंट्रल बैंक के थ्रू। तो जब ट्रिगर पॉइंट ही अलग है, तो क्या डिबेट करें कि गोल्ड कहाँ जाके रुकेगा? जेन्युइन डिमांड तो है नहीं, तो सेंट्रल बैंक्स हाथ रोकेंगे नहीं। धीरे धीरे गोल्ड हो सकता है 4,500 $5,000 इस रेंज में जाए, और उधर में जाके फिर स्टेबल हो। जी, बिल्कुल। वैसे आम तौर पे हम बिटकॉइन का ज़िक्र करते नहीं हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरह से बिटकॉइन की भी मूवमेंट है, उसको भी देखिए तो ऐसा लगता है जैसे एक तरफ सोने की ये तेज़ चाल और दूसरी तरफ बिटकॉइन में ये काफ़ी बड़ा करेक्शन। करेक्शन क्या कहें, एकदम से टूटा-फूटा हुआ दिख रहा है। ये दोनों चीज़ें कहीं लिंक्ड हैं? अगर मुझे सही याद है तो डोनाल्ड ट्रंप का, या उनके जो परिवार, उनके जो बच्चे हैं, उनका जो लॉन्च किया हुआ कॉइन है वो कुछ मेमे कॉइन या मीम कॉइन कुछ होता है ना, मीम कॉइन कुछ है वो। हाँ, नहीं, ध्यान नहीं है मुझे।
हाँ, तो मीम ही बनता रहता है उनका भी, जो भी है, मुझे याद तो नहीं आ रहा कि मीम है कि क्या है। जी। बिटकॉइन देखिए बहुत ही वोलेटाइल एसेट क्लास है, बहुत ही स्पेक्युलेटिव एसेट क्लास है। इसको जितनी दूरी से वॉच किया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जाने के बाद तो हाथ जलना ही है। ये एब्सोल्यूट स्टॉप लॉस ट्रेड वाला है, ब्रेकआउट ट्रेड है, स्टॉप लॉस ट्रेड है। इससे ज़्यादा मुझे तो बिटकॉइन या कोई भी, बिटकॉइन हो, डॉग कॉइन हो, शिबा इनू, पता नहीं कितने सारे लोग नाम मुझे बोलते रहते हैं। तो बिटकॉइन मैं इसलिए ऑब्जर्व करता हूँ कि रिस्क एसेट क्लास में पैसा जा रहा है या निकल रहा है, उसका वन ऑफ द इंडिकेटर्स वो समझ में आता है। बिकॉज रिस्कीएस्ट एसेट क्लास में देखा जाए तो आपका ये क्या है, क्रिप्टो है, और उधर में फॉरेक्स है। तो सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी तो इधर ही होती है, इन दोनों जगह। तीसरा आ जाए तो कमोडिटी हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको वॉच तो करता हूँ, और वॉच करके हर बार यही सीख मिलती है कि जितना दूर से हो सके नमस्कार कर लीजिए, और इक्विटी लॉन्ग टर्म पे फोकस कीजिए, इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे रिस्क एसेट क्लास में ऐसा नहीं कि कुछ हो गया है, बट मामला सिर्फ इतना है कि फिलहाल लग रहा है कि और भी थोड़ी इसमें सेलिंग वेलिंग हो जाएगी। बट फिर से ये नहीं स्पेकुलेटिव है, इसका इससे ना संकेत आपको। क्या है? जो जो आपने कहा, आमतौर पे हम इसको इसलिए देखते समझते हैं कि इससे रिस्क कैपिटल किधर से किधर जा रहा है ये समझ में आता है। तो आज की तारीख में क्या अंदाजा लग रहा है, अगर जितनी क्रिप्टो करेंसीज है उनमें सेलिंग हो रही है और सोने में बहुत तेज चाल है? नहीं, इसमें ना इंडिकेशन कुछ भी लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो मरने वाला नहीं है, बहुत क्लियर है। बिकॉज इसको पॉलिटिकल सपोर्ट है, पॉलिटिकल मतलब यूएस साइड में कह रहा हूँ, वहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट है और वहाँ पे कॉरपोरेट सपोर्ट है। ये सिर्फ एक चीज पूछूं ट्रेडिंग शोमेश वोलेटिलिटी आपसे, है, ये ट्रेडिंग एक बात आपसे वोलेटिलिटी है। एक बात आपसे पूछूं, जब वो क्या 17वीं शताब्दी में जब ये ट्यूलिप मैनिया चला था, तो वो ट्यूलिप मैनिया कितने दशक तक चला था? ये ऐसा, यही मैं कह रहा हूँ कि आज की इसमें दुनिया ये कोई फास्ट हो गई एसेट है, क्लास लेकिन नहीं फिर है। भी आज की दुनिया फास्ट हो गई है, साइकिल छोटे हो गए हैं, फिर भी आ, मतलब अंततः तो किसी बबल को फूटना ही होता है ना। नहीं, नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। इसके लिए आपका पूरा का पूरा यूएस का डोमिनेंस खत्म होना होगा, या यूएस का इंटरेस्ट इन क्रिप्टो खत्म होना होगा। वो मान के चलना होगा लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल पावर है इकोनॉमी का, 3 साल और उनका बाद सपोर्ट रिजीम चेंज हो रहेगा। जाएगी, हो सकता है 3 साल बाद हो सकता है कि रिजीम चेंज हो जाए। अभी तो इसलिए है ना क्योंकि ट्रम्प साहब खुद क्रिप्टो के इतने बड़े खिलाड़ी बने बैठे हैं। पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन वहाँ के बिग कोई कॉर्पोरेट्स कोई का तो दूसरा कंप्लीट राष्ट्रपति सपोर्ट है ना। आएगा, कोई दूसरा राष्ट्रपति आएगा जो इस बात से खुंदक खाए बैठे होगा। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, वहीं पे कह रहा हूँ कि वहाँ पे 2 सपोर्ट है। राष्ट्रपति का तो है ही, क्योंकि उनके घर का बिज़नेस है। दूसरा कॉर्पोरेट्स का सपोर्ट है इसको। अगर रेजिम चेंज होता भी है, कॉर्पोरेट सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, या कॉर्पोरेट उनको भी कोक्स करेंगे कि नहीं तुम इसको सपोर्ट करो। एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि टोटली अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, जब तक ये समझ में नहीं आ जाए कि यूएस का जो टॉप ड्रिवन अप्रोच है फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ, कि ये कंप्लीट उसको सपोर्ट नहीं करे, जो कि अभी तक तो नहीं लग रहा। वहाँ पे गवर्नमेंट का भी और कॉर्पोरेट का भी सपोर्ट तो है, तो मरेगा नहीं ये तो। बिटकॉइन दिख, मतलब क्रिप्टो मरेगा नहीं, ये दिख रहा है। जी। और मरेगा नहीं तो फिर वोलेटाइल एसेट क्लास है, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए, तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि अभी कोई ऐसा बड़ा संकेत इसकी गिरावट से नहीं है हमारे बाकी एसेट क्लासेस के लिए। नहीं, अभी तो नहीं लग रहा कि ऐसा कोई भी इंडिकेशन इसमें मिल रहा है।